जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। स्टेट फेज 2 को लेकर पटना हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी दोस्तों, उस पर कल सुनवाई हुई थी और पटना हाईकोर्ट ने दोस्तों बीएससीबी को फटकार लगाया है। उनसे जवाब मांगा है कि आप स्टेट फेज 2 का एग्जाम क्यों नहीं करा रहे हैं। 10-15 दिन का उनको समय दिया गया है दोस्तों, तो आप मान कर चलिए कि स्टेट फेज 2 का विज्ञापन आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए दोस्तों, इसे आपको छोड़ना नहीं है, कोर्ट का फैसला जो भी हो। लेकिन इतना मान कर चलिए दोस्तों कि ये जो फैसला आएगा हम लोग के स्टूडेंट के पक्ष में ही आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों क्या करने वाले हैं, तो जूलॉजी के 2 पेपर को हम लोगों ने देख रखा था। 3.0 में जो जूलॉजी के सवाल पूछे गए थे उसको हम लोगों ने देखा था, और 2.0 में जो सवाल पूछे गए थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया था। जिन लोगों ने नहीं कवर किया है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाकर इसके वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों 1.0 में जो जूलॉजी से रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं पेपर 2 में, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो का जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ से जुड़कर इस वीडियो की PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा कोरोना रेडिएटा स्पर्म, यानी कोरोना रेडिएटा शुक्राणु, यह इसमें सही नहीं दिया गया। जबकि सर्टोली सेल्स यानी न्यूट्रेटिव ये सही है इसमें। लेडिक सेल, टेस्टोस्टेरोन ये भी इसमें सही दिया गया। गलत कौन है तो बी इसमें गलत है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं तो कोरोना रेडिएटा शुक्राणु यह सही मिलान नहीं है, क्योंकि कोरोना रेडिएटा शुक्राणु से संबंधित नहीं है, बल्कि कोशिकाओं की एक परत है जो अंडाणु को घेरे रहती है, यानी ये अंडाणु से रिलेटेड है। कोरोना रेडिएटा अंडाणु को सुरक्षा और पोषण प्रदान करती है और केवल एक शुक्राणु को जोना पेल्यूसिडा में प्रवेश करने की अनुमति देकर निषेचन प्रक्रिया में मदद करता है, जबकि शुक्राणु पुरुष प्रजनन कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स अ बेबी बॉर्न व्हेन। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब होता है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या होता है, तो याद रखना है कि ओवम इज फर्टिलाइज एक्सटर्नली एंड देयर आफ्टर इम्प्लांटेड इन द यूटेरस। एक बच्चा का जन्म तब होता है जब अंडाणु बाह्य रूप से निषेचित होता है और उसके बाद गर्भाशय में प्रत्यारोपित होता है। तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब होता है दोस्तों। तो अंडाणु को बाह्य रूप से निषेचित किया जाता है और उसके बाद गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के रूप में भी जाना जाता है, और शरीर के बाहर एक अंडे को निषेचित करना और फिर परिणामी भ्रूण को गर्भाशय में प्रत्यारोपित करना शामिल है। इस पद्धति का प्रयोग तब किया जाता है जब प्राकृतिक गर्भाधान कठिन होता है। नेक्स्ट है कि क्रोमोसोम फाउंड इन द सैलिवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिलिया आर। ड्रोसोफिला की लार ग्रंथि में डैश गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसमें कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, तो याद रखना है पॉलिटीन गुणसूत्र इसमें पाया जाता है। राइट आंसर होगा सी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं तो ड्रोसोफिला की लार ग्रंथियों में पाए जाने वाले गुणसूत्र पॉलिटीन गुणसूत्र हैं। ये विशेष गुणसूत्र एंडोरेप्टिलिकेशन नामक एक प्रक्रिया से गुजरते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप डीएनए रज्जु की कई प्रतियां समानांतर में संरेखित हो जाती हैं, जिससे विशिष्ट बॉन्डिंग पैटर्न बनता है। पॉलिटीन गुणसूत्र अपने बड़े आकार और दृश्य संरचना के कारण आनुवांशिक अनुसंधान में विशेष रूप से उपयोगी होते हैं, जो जीन अभिव्यक्ति और उत्परिवर्तन के अध्ययन में सहायता करते हैं। लैंप ब्रश गुणसूत्र बड़े विस्तारित गुणसूत्र हैं जो कुछ जानवरों, विशेषकर उभयचरों के अंडाणु के केंद्रक में पाए जाते हैं। अधिसंख्य गुणसूत्र किसी प्रजाति के गुणसूत्रों के सामान्य से सटे से परे अतिरिक्त गुणसूत्र होते हैं। इनकी उपस्थिति विभिन्न आनुवांशिक विकारों को क्या करती है दोस्तों, जन्म देती है। नेक्स्ट है इन द F2 जनरेशन 9:7 रेशियो रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सवाल पूछा गया। तो ये याद रखना है, यह रिप्रेजेंट करता है एपिस्टासिस। एपिस्टासिस यानी प्रबलता, यह रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। तो F2PD में 9:7 अनुपात आमतौर पर प्रबलता का प्रतिनिधित्व करता है। यह अनुपात बताता है कि 2 अलग अलग जीन जोड़े परस्पर क्रिया कर रहे हैं और एक जीन दूसरे जीन की अभिव्यक्ति को छुपाता है या प्रभावित करता है,
जिससे एक विशिष्ट फिनोटिपिक अनुपात बनता है। अधूरा प्रभुत्व और सहप्रभुत्व अलग अलग अनुपात उत्पन्न करेगा, अतः विकल्प राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। इन द फादर इफ द फादर इन अ फैमिली हैज अ डिजीज while the mother is normal, the daughters only inherited this disease and not the sons. Name of this type of inheritance. अगर किसी परिवार में पिता को कोई बीमारी है जबकि माँ सामान्य है तो यह बीमारी सिर्फ बेटियों को विरासत में मिलती है, बेटों को नहीं। इस प्रकार के विरासत का क्या नाम है? अच्छा सवाल है। तो इस प्रकार के विरासत का नाम है सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, यानी सेक्स से जुड़ी प्रधानता। तो वर्णित वंशानुक्रम का प्रकार जहां बीमारी पिता से उसकी बेटियों में रूपांतरित होता है लेकिन बेटों में नहीं, उसे सेक्स से जुड़ी प्रधानता यानी सेक्स लिंक डोमिनेंट कहा जाता है, वंशानुक्रम के रूप में जाना जाता है, जैसा कि विकल्प ए में है। इस पैटर्न में बीमारी के लिए जिम्मेदार जीन एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है और चूंकि बेटों को एक्स गुणसूत्र अपनी माँ से विरासत में मिलता है इसलिए यह बीमारी सिर्फ बेटियों को होगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है कि द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज अफेक्टेड बाय एन एंजाइम नोन एज। डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया एक एंजाइम से प्रभावित होती है जिसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है क्या? पॉलीमरेज कहा जाता है। तो डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया पॉलीमरेज 1 नामक एंजाइम से प्रभावित होती है। यह एंजाइम जो है प्रतिकृति के दौरान डीएनए रज्जु को संश्लेषित करने और प्रफुडिंग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि लाइगेज डीएनए रज्जु को जोड़ने का कार्य करता है तथा राइबोन्यूक्लिएज आरएनए अणुओं के क्षरण को उत्प्रेरित करता है। अ क्रोमोसोम विथ अ सेंट्रोमियर नियर द मिडिल इज कॉल्ड। मध्य के पास एक सेंट्रोमियर वाले गुणसूत्र को डैश कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है सबमेटासेंट्रिक। क्या कहा जाता है? सबमेटासेंट्रिक इसे कहा जाता है। तो मध्य के पास एक सेंट्रोमियर वाले गुणसूत्र वाले को क्या कहा जाता है? सबमेटासेंट्रिक कहा जाता है और गुणसूत्र को 2 असमान भुजाओं में विभाजित करता है। यह एक एल आकार का गुणसूत्र है। एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र में सेंट्रोमियर गुणसूत्र के अंत में होता है जो जे आकार का दिखाई पड़ता है। मेटासेंट्रिक गुणसूत्रों में सेंट्रोमियर जो होता है केंद्र में स्थित होता है और भी आकार का होता है। नेक्स्ट टेलोसेंट्रिक गुणसूत्र में सेंट्रोमियर सिर के ऊपर मौजूद होता है जो आई जैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट विच इज द बुक इन विच डार्विन पब्लिश द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। यानी विकासवाद का सिद्धांत किस बुक में डार्विन ने प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये डार्विन की बुक थी, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कब प्रकाशित हुआ था? 1859 में। ये सवाल भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है कि पी प्लांट्स वेयर यूज्ड इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट बिकॉज। मेंडल के परीक्षण में मटर के पौधे का उपयोग किया गया था, क्यों किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दे हैड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। उनके विपरीत चरित्र थे मटर के पौधे के, इसलिए मेंडल ने अपने परीक्षण के लिए मटर के पौधे को चूज किया था। तो मेंडल के प्रयोगों में मटर के पौधे का उपयोग किया गया था क्योंकि उनमें ऐसे लक्षण थे जो स्पष्ट और विपरीत लक्षण प्रदर्शित करते थे जिन्हें आप आसानी से देखा जा सकता था और तुलना की जा सकती थी, जैसे लंबा बनाम छोटा, हरा बनाम पीला मटर। इसके अतिरिक्त मटर के पौधे आसानी से उपलब्ध थे, उनका प्रजनन चक्र छोटा था और उनके साथ काम करना अपेक्षाकृत सस्ता था। इन कारकों ने उन्हें आनुवंशिकी में उनके अग्रणी अध्ययन के लिए आदर्श बनाया। इन विच एस्पेक्ट डार्विन थ्योरी इज रॉन्ग। डार्विन का सिद्धांत किस पहलू में गलत है? राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। तो डार्विन के सिद्धांत में कहा गया है कि सभी प्रजातियां चयन के माध्यम से विकसित होती हैं, उनमें प्रजनन की उच्च क्षमता प्रजातियों की उत्पत्ति और योग्यता की उत्तरजीविता के रूप में देखा जाता है, अतः उपयुक्त में से कोई भी विकल्प डार्विन के सिद्धांत को गलत साबित नहीं करता है। नेक्स्ट कि द एमिनो एसिड कोडेड बाय द स्टार्ट कोडोन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्टार्ट कोडोन द्वारा कोडित एमिनो एसिड कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा यह है कौन सा? तो मेथियोनाइन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रारंभ कोडोन द्वारा कोडित एमिनो अम्ल मेथियोनिन है। प्रारंभ कोडोन यानी AUG अनुवाद की शुरुआत के लिए एक संकेत के रूप में कार्य करता है। यह एमिनो अम्ल अनुवाद यानी ट्रांसलेशन के दौरान पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण को शुरू करने में मदद करता है।
ट्रिप्टोफान और अर्जानिन आमतौर पर प्रारंभिक कोडोन एमिनो अम्ल नहीं है, याद रखना है। इन द ह्यूमन्स द नंबर ऑफ ओवा एंड स्पर्म्स दैट वुड बी प्रोड्यूस फ्रॉम 100 सेकेंडरी ओसाइटिस, ओसाइटिस है, पता नहीं क्या लिखा हो, एंड 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ड्यूरिंग गैमिटोजेनेसिस, यानी स्पर्मोसाइटिस और ओसाइट्स, ये आपसे सवाल पूछा गया। तो मनुष्य में गैमेटोजेनेसिस के दौरान अंडाणु और शुक्राणुओं की संख्या जो 100 द्वितीयक अंडाणु और 100 द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं तो यह क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 100 ओवा एंड 200 स्पर्म्स। देख लेंगे इसको। क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन, क्रॉसिंग ओवर किन के बीच होता है? तो क्रॉसिंग ओवर किन के बीच होता है? तो क्रॉसिंग ओवर होता है दोस्तों, याद रखना है आपको, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एट पैकिटीन, याद रखना है पैकिटीन में होता है पहली बात, स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द बार्थोलिन ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर लोकेटेड ऑन द, महिला प्रजनन तंत्र की बार्थोलिन ग्रंथियां स्थित होती है तो यह स्थित होता है आइदर साइड ऑफ द वेजिना, योनि के दोनों तरफ। नेक्स्ट है कि इफ द बोथ जीनोटाइप एंड फेनोटाइप शो द सेम रेशियो 1:2:1 इन द F2 जनरेशन इट शोज, F2 संतति में यदि जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों 1:2:1 का समान अनुपात दिखाते हैं तो पता चलता है, तो यह क्या पता चलता है? तो याद रखना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अधूरा प्रभुत्व को यह इससे क्या होता है दोस्तों? पता चलता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स सेपरेट्स द 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रतिकृति के दौरान डीएनए के 2 स्ट्रैंडों को अलग करता है? राइट आंसर हो जाएगा हेलिकेज। कौन सा हो जाएगा? हेलिकेज। नेक्स्ट है कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड मैटरनल इनहेरिटेंस बिकॉज, साइटोप्लाज्मिक वंशानुक्रम को मातृ वंशानुक्रम भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? ये सवाल पूछा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द जाइगोट इज प्रोवाइडेड बाय द ओवम, युग्मनज का अधिकांश कोशिका द्रव डिम द्वारा प्रदान किया जाता है, इसलिए कहा जाता है इनको। मेल XX एंड फीमेल XY आर समटाइम्स सीन एज अ रिजल्ट ऑफ, पुरुष XX और महिला XY को कभी कभी डैश के परिणाम स्वरूप देखा जाता है, तो याद रखना है सेगमेंट ट्रांसफर इन द X एंड Y क्रोमोसोम के रूप में। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 2 ट्रेट्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिंगल जीन, निम्नलिखित 2 लक्षणों में से कौन सा एक ही जीन की विशेषता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कलर ऑफ फ्लावर एंड सीड कोट, यानी फूल का रंग और बीज का आवरण। Which of the following enzymes is used to cut DNA molecules in rDNA technology? rDNA प्रौद्योगिकी में डीएनए अणुओं को काटने के लिए निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि इन 1983 यूज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस इंसुलिन, किसने 1983 में इंसुलिन का उत्पादन करने के लिए पुनः संयोजक डीएनए तकनीक का उपयोग किया था? राइट आंसर हो जाएगा एली लिली ने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड हार्मोन, निम्नलिखित में से कौन सा पहला आनुवांशिक रूप से इंजीनियर्ड हार्मोन था? राइट आंसर हो जाएगा यह था इंसुलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राइट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, इसमें जो है गलत है, डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है दोस्तों बी और सी कथन गलत है, देख लेते हैं। तो द ड्रोन बीज आर फीमेल्स एंड डू नॉट हैव अ स्टिंग, ड्रोन मधुमक्खियाँ मादा होती है और उनके पास डंक नहीं होता, ये स्टेटमेंट गलत है। बोथ वर्कर्स एंड ड्रोन्स डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज एग्स, ये भी गलत है। सही इसमें कौन है? प्रत्येक मधुमक्खी कॉलोनी में एक रानी होती है, तो स्टेटमेंट सही इसमें दिया ही गया है दोस्तों। तो डी इसका राइट आंसर होगा। द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पैटर्न्स ऑफ अ चाइल्ड इज, एक बच्चे का डीएनए फिंगरप्रिंट पैटर्न होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 50% बैंड सिमिलर टू फादर एंड द रेस्ट सिमिलर टू मदर, 50% बैंड पिता के समान और शेष माता के समान।
नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह पहचाना आपको करना है। तो राइट आंसर इसमें क्या दिया गया है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑल इम्यूनोजेंस आर एंटीजेंस बट ऑल एंटीजेंस आर नॉट इम्यूनोजेंस। सभी इम्यूनोजेन एंटीजन होते हैं लेकिन सभी एंटीजन इम्यूनोजन नहीं होते, यह परफेक्ट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है कि इफ मोर देन सिंगल स्पीसीज ऑफ फिश कल्चर्ड एट अ टाइम देन इट इज कॉल्ड, यदि एक समय में मछली की एक से अधिक प्रजातियों का पालन पोषण किया जाता है तो उसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है पॉलीकल्चर कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाया गया कदम है। राइट आंसर हो जाएगा वेरियस प्रोजेक्ट्स टू प्रोटेक्ट एनिमल इन द फॉरेस्ट, जंगल में जानवरों की सुरक्षा के लिए विभिन्न परियोजनाएं। ऑन व्हाट डज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन डिपेंड, प्रदूषण का हानिकारक प्रभाव किस पर निर्भर करता है, यह सवाल पूछा गया। राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर बी दिया गया, यानी द कंसंट्रेशन ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू पॉल्यूटेंट्स एंड ऑर्गेनिज्म, प्रदूषकों की सांद्रता, प्रदूषकों और जीवों की संपर्क अवधि, इस पर यह निर्भर करता है। ऑब्सेंस ऑफ एक्रोसोम विल अफेक्ट विच एक्टिविटी इन अ नॉर्मल स्पर्म, एक्रोसोम की अनुपस्थिति सामान्य शुक्राणु में किस गतिविधि को प्रभावित करेगी। राइट आंसर हो जाएगा पेनेट्रेशन इनटू ओवम, यानी डिम में प्रवेश को यह प्रभावित करेंगे। हाउ कैन वायबल मटेरियल ऑफ इंडेंजर स्पेसीज बी प्रिजर्व्ड, लुप्त प्राय प्रजातियों की व्यवहार्य सामग्री को कैसे संरक्षित किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा बाय जीन बैंक के द्वारा, यानी जीन बैंक के द्वारा इसको संरक्षित किया जा सकता है लुप्त प्राय प्रजातियों को। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इनमें से किसे जैविक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा कैरोलस लिनियस को। सिस्टेमा नेचुरी जो बुक है आपको याद रखना है किसके द्वारा लिखा गया है, तो कैरोलस लिनियस के द्वारा। द एनिमल्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, निम्नलिखित में से किस संघ के प्राणी विशेष रूप से समुद्री है। राइट आंसर हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा के प्राणी समुद्री है, विशेष रूप से ये क्या होते हैं, समुद्री होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आरएनए वायरस, निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए वायरस नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। तो याद रखना उपयुक्त में से कोई भी आरएनए वायरस नहीं है। आरस्टीन बार वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस और हर्पिस सिप्लेक्स वायरस सभी डीएनए वायरस है, न कि आरएनए वायरस है। इन विच स्टेट द विक्रमशिला जेनेटिक डॉल्फिन सेंचुरी इज लोकेटेड, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार। कहाँ पर है, भागलपुर जिला में है। विच ऑफ द और भी है यहाँ पर 1991 में इसे क्या किया गया था, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था, याद रखना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेंस इरेगुलरली अरेंज्ड कनेक्टिव टिश्यू, निम्नलिखित में से कौन सा सघन अनियमित रूप से अव्यवस्थित संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा डर्मिस। नेक्स्ट है विच आर्टरी सप्लाइज ऑक्सीनेटेड ब्लड टू रैबिट ब्रेन, कौन सी धमनी खरगोश के मस्तिष्क को ऑक्सीकृत रक्त की आपूर्ति करती है। राइट आंसर हो जाएगा इंटरनल कैरोटिड। नेक्स्ट है कि इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी अल्ट्रा थिन सेक्शन आर स्टैंड बाय, संचरण इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में अल्ट्रा थिन खंडों को किसके द्वारा रंगा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यह रंगा जाता है यूरेनिल एसीटेट एंड लीड साइट्रेट के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है कि इन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग इन द थिकनेस ऑफ ईच डेंस बैंड, इकाई झिल्ली मॉडल में प्रत्येक घने बैंड की मोटाई होती है। राइट आंसर हो जाएगा 20 एंगस्ट्रम होता है इसकी मोटाई। नेक्स्ट है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डिफर्स फ्रॉम द सिंपल डिफ्यूजन बाय, सुसाध्य विसरण साधारण विसरण से किसके कारण भिन्न होता है। राइट आंसर हो जाएगा मोर ऑफ द एबव। तो सुसाध्य जो विसरण होता है साधारण विसरण से भिन्न होता है, जिसमें कोशिका झिल्ली में विशिष्ट पदार्थों के परिवहन के लिए एक वाहक अणु की आवश्यकता होती है। साधारण विसरण में अणु एक सांद्रता प्रबंध द्वारा संचालित लिपिड बाई लेयर के माध्यम से सीधे चलते हैं, जबकि सुसाध्य विसरण में वाहक प्रोटीन की सहायता शामिल होती है, जो अक्सर
स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे कुछ अणुओं के परिवहन में चयनात्मक होते हैं, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। द नंबर ऑफ सिस्टर्नी इन अ स्टैक ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स फाउंड इन मोस्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स आर, अधिकांश जंतुओं और पौधों में पाए जाने वाले गोल्जी कॉम्प्लेक्स के ढेर से सिस्टर्नी की संख्या होती है। राइट आंसर हो जाएगा 3 से 8। A modified form of a smooth endoplasmic reticulum found in a striated muscles is known as, राइट आंसर इसका हो जाएगा सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Which of the following enzymes is found on the outer membrane of mitochondrial क्रिस्टी, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी की बाहरी झिल्ली पर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। तो याद रखना है एटीफेज, जिसे एटीपी सिंथेज कहा जाता है, क्रिस्टी की आंतरिक झिल्लियों में पाया जाता है। द ल्यूकोप्लास्ट विच फंक्शन इन द स्टोरेज ऑफ स्टार्च आर कॉल्ड, ल्यूकोप्लास्ट जो स्टार्च के भंडारण में कार्य करता है कहलाता है, तो याद रखना ये कहलाता है एम्ब्लियोप्लास्ट कहलाता है ये। नेक्स्ट सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ सेकेंडरी लाइसोसोम, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक लाइसोसोम का प्रकार नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। यानी याद रखना है क्या, ग्रैन्यूल्स एक प्रकार के द्वितीयक लाइसोसोम नहीं है, बल्कि एक प्रकार के प्राथमिक लाइसोसोम है जो गोल्जी तंत्र में पाए जाते हैं। द्वितीयक लाइसोसोम प्राथमिक लाइसोसोम के एंडोसोम या साइटोप्लाज्मिक कृतिकाओं के साथ संलयन से बनते हैं, जिनमें बाह्य कोशिकीय पदार्थ होते हैं। द्वितीयक लाइसोसोम हाइड्रोलिटिक एंजाइम की एंजाइमेटिक गतिविधियों द्वारा पाचन में शामिल होते हैं। द्वितीयक लाइसोसोम के उदाहरण कौन कौन सा है? तो फागोसोम अवशिष्ट पिंड या निकाय तथा ऑटोफैजिक यानी आत्मघाती रितिकाएं। विच एक्टिविटी टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पोस्ट माइटोटिक गैप फेज, यानी जीवन फेज की यह बात कह रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। सिनेप्सिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, सिनेप्सिस होता है तो याद रखना यह होता है जाइगोटिन में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कॉमन भी सवाल है। लूसेंट अगर आपने पढ़ा होगा तो ये चीज़ आपको जरूर मिला होगा, पैकेटिन जाइगोटिन, ठीक है। तो सिनेप्सिस के याद रखना है कहाँ पर होता है, तो ये जाइगोटिन में फेज जो होता है, जाइगोटिन फेज में सिनेप्सिस की घटना आपको देखने को मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल प्रोटीन, निम्नलिखित में से कौन सा सरल प्रोटीन का एक उदाहरण है? नन ऑफ द एबव। तो थायरोग्लोबिन एक सरल प्रोटीन नहीं है, यह एक कार्बोहाइड्रेट घटक वाला ग्लाइकोप्रोटीन है। हीमोग्लोबिन भी एक सरल प्रोटीन नहीं है, यह एक संयुग्मित प्रोटीन है जिसमें हीम और ग्लोबिन होता है। कैरुलोप्लासिन भी एक सरल प्रोटीन नहीं है, यह एक ग्लाइकोप्रोटीन है, इसलिए इसका राइट आंसर ई होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लीवर सेल्स फाइगोसाइटिजेज डेड एंड इनएक्टिव आरबीसी, यकृत की कौन सी कोशिकाएं मृत और निष्क्रिय लाल रक्ताणु यानी आरबीसी का भक्षण करती हैं? राइट आंसर हो जाएगा कुप्फर सेल। ये भी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लें इसको। विच मैरिज शुड बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम द बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जैविक दृष्टिकोण से किस विवाह का निषेध होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा, इसका बी दिया है RH बॉय एंड RH माइनस गर्ल, RH प्लस लड़का और RH माइनस लड़की का विवाह निषेध होना चाहिए। अब देख लेते हैं भाई विवाह का बात है। वैवाहिक दृष्टिकोण से RH प्लस लड़का और RH माइनस लड़की हो तो ऐसी स्थिति में सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। यदि RH प्लस लड़के और RH माइनस लड़की का बच्चा है और बच्चे का RH प्लस कारक पिता से विरासत में मिला है, तो इसे गर्भावस्था के दौरान असंगति यानी एरिथ्रोब्लास्टोसिस पोटेलिस की समस्या हो सकती है। इसको चिकित्सीय सुविधा से रोका जा सकता है। इसमें पहले बच्चे के डिलीवरी के तुरंत बाद मां को एंटी-RH का प्रतिरक्षी का इंजेक्शन लगवा कर इसे क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। ईच एक्टिन यानी थिन फिलामेंट इज मेड ऑफ, प्रत्येक एक्टिन रेशा बना होता है। राइट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। तो यह बना होता है एफ एक्टिन से भी बना होता है, ठीक है। टू फिलामेंट एंड ट्रोमोमाइसिन से भी यह बना होता है, ट्रोपोनिन से भी यह बना होता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कुशिंग सिंड्रोम अकर्स ड्यू टू, कुशिंग सिंड्रोम के कारण है याद रखना मैक्सिमम सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल, यानी कॉर्टिसोल का अधिकतम स्राव, यह इसका कारण है कुशिंग सिंड्रोम का।
नेक्स्ट सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी फॉर मोर मोबाइल ऑर्गेनिज्म। अधिक गतिशील जीवों के लिए जनसंख्या घनत्व के मापन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कैप्चर रिकैप्चर मेथड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि डेजर्ट इकोसिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय। मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की क्या विशेषता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इसका एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर्स विथ लो रेनफॉल एंड स्कार्सी और नो वेजिटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स फ्रॉम एडिनोहाइपोथेसिस कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द सेमिनिफ्यूरस ट्यूबल्स। एडिनोहाइपोथेसिस से कौन सा हार्मोन शुक्रजनक नलिकाओं के कार्य को नियंत्रित करता है? राइट आंसर हो जाएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH। फ्रॉम द फ्लोइंग विच एंजाइम इज प्रोड्यूस बाय एपिडाइडेमिस। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम एपिडिडिमिस द्वारा निर्मित होता है? राइट आंसर हो जाएगा मोर ऑफ द एबव। तो याद रखना कि एपिडाइडेमिस कई एंजाइमों का उत्पादन करता है जो शुक्राणुओं की परिपक्वता और कार्य में शामिल होता है, जैसे एसिड फॉस्फेट एंजाइम। एपिडिडिमिस की प्रमुख कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है और शुक्राणु सिर में ग्लाइकोप्रोटीन को हटाता है। तटस्थ ग्लूकोसिडेज एंजाइम एपिडिडिमिस में शुक्राणु सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के हाइड्रोलिसिस में शामिल होता है, अतः विकल्प डी राइट आंसर होगा। इन विच रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। फैलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है? राइट आंसर हो जाएगा यह होता है अम्पुला में। द ओवरी इज सस्पेंडेड फ्रॉम द बॉडी वॉल बाय। अंडाशय निम्नलिखित में से किसके द्वारा शरीर भित्ति से निलंबित रहता है? राइट आंसर हो जाएगा मेसोवेरियम से। द pubertal changes in the secondary sex characteristics result from the increasing levels of which of the following hormones। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में यौवनारंभ संबंधी परिवर्तन निम्नलिखित में से किस हार्मोन के स्तर में वृद्धि के परिणाम स्वरूप होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा गोनेडल स्टेरॉइड्स के द्वारा। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस द टाइप ऑफ बी स्पर्मेटोजीनिया डिवाइड्स बाय। शुक्राणु जनन के दौरान बी प्रकार का शुक्राणुजन किसके द्वारा विभाजित होता है? राइट आंसर हो जाएगा माइटोसिस के द्वारा यह विभाजित होता है। नेक्स्ट सवाल है कि द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओसाइट मेम्ब्रेन कॉज टू अकर। शुक्राणु और डिम्बाणु जन कोशिका झिल्लियों के संलयन के कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा कॉर्टिकल रिएक्शन। नेक्स्ट सवाल है कि एट व्हाट इंटरवल ऑफ प्रेगनेंसी द फ्यूटस फिल द इंटायर यूटेरस। गर्भावस्था के किस अंतराल में भ्रूण पूरे गर्भाशय को भर देता है? राइट आंसर हो जाएगा 12 सप्ताह तक यानी बाई 12 वीक। द हार्मोन्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ पार्च्यूरिशन है, ठीक है। आर प्रसव की प्रक्रिया में शामिल हार्मोन क्या है? तो इसे आप प्रोनाउंस कर लीजिएगा दोस्तों। मेरा जो है जूलॉजी जो है पेपर नहीं है, वो तो मैं आप लोग की डिमांड पर केवल करा दे रहा हूँ इसे। तो ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन इसका राइट आंसर होगा। तो द वर्ल्ड्स फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी बॉर्न इन 1978 वाज। 1978 में पैदा हुआ विश्व का पहला परखनली शिशु था, तो याद रखना यह था लुइस ब्राउन था। द अवेलेबल मेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर मेल आर। पुरुष के लिए उपलब्ध पुरुष गर्भ निरोधक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह है वेसेक्टोमी एंड कॉन्डोम्स है इसका, यानी पुरुष नसबंदी और कॉन्डोम है। Which was the first well-recorded European outbreak of sexually transmitted disease? यौन संचारित रोग का पहला अच्छी तरह से दर्ज किया गया यूरोपीय प्रकोप कौन सा था? यह सवाल पूछा गया, तो यह था सिफिलिस।
What was the phenotype ratio in the Mendel's law of independent assortment in F2 generation? F2 पीढ़ी में मेंडल के स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम में फेनोटाइप अनुपात क्या था? तो याद रखना 9:3:3:1। इंपॉर्टेंट है, कॉमन भी सवाल है। व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस? अधूरा प्रभुत्व क्या है, यह सवाल पूछा गया। तो यह है क्या? नाइदर ऑफ द टू एलील्स इज फुली डोमिनेंट ओवर द अदर। यह अधूरा यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, याद रखना है आपको। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है कि हु प्रपोज द क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? राइट आंसर हो जाएगा, यह किया था वाल्टर सटन एंड थियोडोर बोबरी के द्वारा। कब किया गया था? 1902 में। द क्रोमोसोम अपीयर्स वी शेप ड्यूरिंग एनाफेजिक मूवमेंट आर नोन एज। एनाफेजिक मूवमेंट के दौरान क्रोमोसोम वी आकार के दिखाई देते हैं, जिन्हें जाना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा, मेटासेंट्रिक के रूप में। विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ पीसीआर इज यूज्ड फॉर क्वांटिफिकेशन ऑफ एम्पलीफाइड डीएनए? निम्नलिखित में से किस प्रकार के पीसीआर का उपयोग प्रवर्धित डीएनए के परिमाणीकरण के लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा क्यूआरटी पीसीआर का। नेक्स्ट सवाल है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज। पुनः संयोजित डीएनए प्रौद्योगिकी का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? यह सवाल पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। देख लेंगे आप इसको पीडीएफ में। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स प्रोड्यूस वेरी फर्स्ट टाइम बाय मीन्स ऑफ क्लोनिंग टेक्निक विथ न्यूक्लियस फ्रॉम एन अडल्ट डोनर सेल? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर एक वयस्क दाता कोशिका से एक नाभिक के साथ क्लोनिंग तकनीक के माध्यम से पहली बार उत्पन्न हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा डॉली शिप। ये कॉमन भी सवाल है दोस्तों, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। कब हुआ था? तो 1996 में। द फर्स्ट 3 हाइब्रिड ऑफ बीटी कॉटन डेवलप्स इन इंडिया। भारत में बीटी कपास के पहले 3 संकर निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किए गए? तो राइट आंसर हो जाएगा यह महीको मोनसेंटा बायोटेक लिमिटेड के द्वारा, यानी MMBL के द्वारा। ऑटो एंटीबॉडी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डेवलप्ड बाय। स्वप्रतिपिंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यह विकसित किया गया था एलेक्स जेफरीज के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद भी रखना है आपको। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो है कि अरेंज द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स ऑफ पोल्ट्री फीड फॉर लेयर्स इन डिक्रीज परसेंटेज। कुक्कुट आहार के निम्नलिखित संघटकों को कम प्रतिशत के क्रम में अंडा देने वाली मुर्गियों के लिए व्यवस्थित कीजिए। कौन सा व्यवस्था सही है? तो पहले 4 3 2 1 5, यानी पहले आएगा येलो मेज, फिर आ जाएगा पॉलिश राइस, फिर हो जाएगा बार्ले, उसके बाद आ जाएगा कौन सा डिकॉटिकेटेड ग्राउंडनट केक, और लास्ट में आ जाएगा कॉर्न ग्लूटेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट हनी बी? कौन सा है लार्जेस्ट हनी बी? याद रखना है एपिस डोरसाटा जो है वो लार्जेस्ट हनी बी है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है विच इज द डिजीज कॉजिंग प्रोटोजोआ इन ह्यूमन? मानव में रोग उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा यह है लिस्मेनिया। Which of the following activities of modern technological man considered to cause indirect or unintentional impact on natural environment? आधुनिक तकनीकी मनुष्य की निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राकृतिक पर्यावरण पर अप्रत्यक्ष या अनजाने प्रभाव का कारण बनती है? राइट आंसर हो जाएगा सी यूज ऑफ DDT। Which of the following tree are nearly एक्सटिंक्ट विथ द एक्सटिंक्शन ऑफ डोडो एनिमल? डोडो जानवर के विलुप्त होने से कौन सा पेड़ लगभग विलुप्त हो गया है? राइट आंसर हो जाएगा यह हो गया कैलवेरिया का पौधा। और आज के डिस्कशन का लास्ट सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्यूट हेल्थ इफेक्ट ड्यू टू एक्सपोजर टू वेरी हाई लेवल्स ऑफ रेडिएशन? अत्यधिक उच्च स्तर के विकिरण के संपर्क में आने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र स्वास्थ्य प्रभाव होता है? राइट आंसर हो जाएगा स्किन बर्न्स एंड रेडिएशन सिकनेस, यानी त्वचा जलन और विकिरण बीमारी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में हम लोगों ने दोस्तों ट्री 1.0 में जो
सवाल पूछे गए थे जूलॉजी से रिलेटेड, उसको हम लोगों ने देखा। तो वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूले। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो का जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर इस वीडियो की PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।